हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज AIHA, दैट इज ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है। तो हमने एनीमिया की सीरीज स्टार्ट की थी और एनीमिया की सीरीज में जो लास्ट एनीमिया हमने डिस्कस किया था डिटेल में, वो था हीमोलिटिक एनीमिया। क्या था? हीमोलिटिक एनीमिया। क्या होता है हीमोलिटिक एनीमिया? अगर आपके ब्लड में जो आरबीसी होती हैं वो अगर ब्रेक करने लग जाएं, टूटने लग जाएं, तो क्या होगा, आपके ब्लड में आरबीसी का जो काउंट है वो डिक्रीज होने लगेगा। और आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है, इसको हम एनीमिया बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आरबीसी ब्रेक हो रही है, इसलिए हमने टर्म दे दिया हीमोलिटिक। तो एनीमिया कौन सा हो गया? हीमोलिटिक एनीमिया। अब एक सवाल आता है कि ये आरबीसी ब्रेक क्यों हो रही है? कोई डिसीज, कोई डिसऑर्डर या कोई पैथोलॉजी रही होगी जिसकी वजह से आरबीसी ब्रेक कर रही है। तो चलो उसको पढ़ते हैं। तो आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो अपने अंदर की किसी कमी की वजह से टूट रही होंगी, या फिर कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर होगा। तो आरबीसी अगर पर्सनल मैटर की वजह से टूटती हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से टूटती हैं, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। यानी कि यहाँ पे आरबीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्या है? आरबीसी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई बाहर से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई एंटीबॉडी इसको आगे डिस्ट्रॉय कर रही है, या कोई इन्फेक्शियस एजेंट आके इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये बाहर का फैक्टर है। अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट बोलते हैं। इनको थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं। जैसे इंटर कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट यानी अंदर का डिफेक्ट। अंदर का डिफेक्ट क्या हो सकता है? मान लीजिए आरबीसी है, इस आरबीसी की इस मेम्ब्रेन में डिफेक्ट हो सकता है, या फिर इस आरबीसी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सही से फॉर्मेशन ना हो रहा हो, उसकी वजह से आरबीसी ब्रेक कर रही हो, एंजाइम डिफेक्ट हो सकते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथी हो सकती है, यानी इस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो सही से नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी ब्रेक कर रही है। और क्या हो सकता है? पीएनएच हो सकता है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी के सरफेस पे दो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, CD55 और CD59। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ये इस आरबीसी को कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बचाते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो आरबीसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से नहीं बच पाएगी और आरबीसी ब्रेक कर जाएगी। ठीक है। तो ये थे इंटरनल फैक्टर जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, और इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, इन सब के ऊपर एक एक डिटेल लेक्चर बना रखा है, बहुत डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, एक्सटर्नल फैक्टर, यानी बाहर के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आरबीसी टूटती है। तो पहला और है AIHA, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? ये आपकी आरबीसी है, ये बाहर से कोई एंटीबॉडी आ रही है और इस एंटीबॉडी क्या कर रही है? इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। ऑटो मतलब हमारी ही इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडी है वो क्या कर रही है? हिमोलिटिक एनीमिया कर रही है, आरबीसी को ब्रेक कर रही है। ठीक है। और क्या रीजन हो सकते हैं? MAHA, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, कोई ब्लड वेजल है, कोई बहुत छोटी ब्लड वेजल है, माइक्रो ब्लड वेजल है। ठीक है। इसमें क्या होता है? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रोम्बस या फिर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। अब मान लीजिए आरबीसी फ्लो करते हुए आ रही है, और इससे टकराती है और टूट जाती है। इसको हम बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। यानी स्मॉल ब्लड वेजल, माइक्रो ब्लड वेजल के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ और आरबीसी फ्लो करते आई, उससे टकराई और टूट गई। ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो सकता है, जैसे कि मलेरिया में आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम। क्या होता है? मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? आरबीसी का ब्रेकडाउन कर रहा है। एक और जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं मार्च हीमोग्लोबिनूरिया। अब मार्च हीमोग्लोबिनूरिया में क्या होता है? जैसे आपने सोल्जर्स देखे होंगे, जब अपना मार्च फास्ट करते हैं तो वो बहुत जोर से, बहुत तेजी से अपना जो पैर का सोल होता है, ठीक है, उसको जमीन में मारते हैं। और जब वो अपने पैर का सोल जमीन में मारते हैं तो जो सोल पे जो स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं वो टकराती हैं जमीन से, और वहां जो कैपिलरी में ब्लड होता है उसमें जो आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। फास्ट मतलब इतना तेजी से वो पैर मारते हैं जमीन में, उसकी वजह से। ठीक है। तो ये तो थे एक्सटर्नल फैक्टर। हमें जो डिटेल में डिस्कस करना है वो ये वाला करना है, AIHA, डिटेल में डिस्कस करना है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी किसी एंटीबॉडी की वजह से क्या हो रही है? हमारी ब्रेक डाउन कर रही है। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब तक हम माहौल गर्म कर रहे थे और हमको समझा रहे थे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ ही चुका है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट होता है, यानी कि कोई बाहर का फैक्टर है, कोई आउटसाइड फैक्टर है, आरबीसी के आउटसाइड का कोई फैक्टर है जिसकी वजह से आरबीसी ब्रेक हो रही है। इसमें क्या होता है
कि आरबीसी अपने मैच्योरेशन टाइम से ही पहले क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। आपको पता है नॉर्मली जो आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद ये क्या करती है, स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। ये क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मली आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में क्या हो रहा है, ये अपना 120 डेज का लाइफ स्पेन कंप्लीट करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो रही है, प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसका। और कौन करा रही है, हमारी ही सेल्फ, हमारी ही बॉडी की एंटीबॉडी करा रही है। और एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी कराती है, आईजीजी और आईजीएम। अब एक सवाल आता है कि सर हमारी सबकी बॉडी में, हम सबकी बॉडी में आईजीजी और आईजीएम प्रेजेंट होता है, लेकिन हम सबको तो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया नहीं होता। हम सबकी बॉडी में ये दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और हम सबकी बॉडी में आरबीसी भी प्रेजेंट है, बट हम सबकी बॉडी में ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझो। ये जो एंटीबॉडी है, इनको पता होता है कि ये हमारी खुद की आरबीसी है, ये हमारी खुद की सेल्स है, हमारे खुद के पार्ट है, तो ये इनके प्रति टॉलरेंस शो करता है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है, चाहे वो आईजीजी हो, आईजीएम हो, या कोई और एंटीबॉडी हो, वो जनरली हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे अटैक नहीं करती। इस कंसेप्ट को बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क्या है, टॉलरेंस क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के टिश्यू, हमारी बॉडी की सेल्स या हमारी बॉडी के किसी भी एंटीजन पे अटैक नहीं करेगा। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के टिश्यू, सेल, एंटीजन पे अटैक नहीं करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टॉलरेंस, और ये जनरली हमारे पास होती है, इसलिए हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय नहीं होती। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम इस टॉलरेंस को भूल जाए, इग्नोर कर दे, तो क्या होगा, हमारी एंटीबॉडी हमारी बॉडी की ही सेल्स, टिश्यू, एंटीजन पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और यही होता है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में। ये जो टॉलरेंस की जो कैपेसिटी होती है, ये लूज हो जाती है। अब क्यों लूज हो जाती है, तो इसका रीजन क्या है, इडियोपैथिक। एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, एग्जैक्ट कॉज ऑफ द लॉस ऑफ टॉलरेंस इज नॉट नोन। टॉलरेंस होती थी इसलिए हम बचे रहते थे, लेकिन टॉलरेंस क्या हो गई, अब लॉस हो गया। टॉलरेंस का क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। क्यों लॉस्ट हुआ, एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ये टॉलरेंस का लॉस देखा जाता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनाई, एब्स्टीन वार वायरस का इंफेक्शन, कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कि एसएलई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कुछ ड्रग का यूज जैसे कि पेनिसिलिन, मिथाइलडोपा, कुछ कैंसर्स जैसे कि सीएलएल और लिम्फोमास। सीएलएल मतलब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनमें हमको ये टॉलरेंस का लॉस देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, नॉट नोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ, पूरा नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। तो अब ये इसका क्लासिफिकेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एंटीबॉडी पे। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एंटीबॉडी पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक एंटीबॉडी। अब दो तरह का है ये ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, दो तरह का है। एक होता है वार्म एंटीबॉडी टाइप और एक होता है कोल्ड एंटीबॉडी टाइप। वार्म एंटीबॉडी टाइप जो होता है वो आईजीजी के द्वारा किया जाता है। मैंने बताया था ना कि दो एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, आईजीजी और आईजीएम। जो वार्म एंटीबॉडी टाइप ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, ये किया जाता है आईजीजी के द्वारा, और यही क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है। क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है। वार्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाले एनीमिया में, इस ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में आपकी जो आईजीजी एंटीबॉडी है, ये आरबीसी पे तब अटैक करेगी जब आपकी बॉडी रूम टेम्परेचर पे होगी, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा और ये रूम टेम्परेचर की कंडीशन पे क्या करेगी, एक्ट करेगी। यानी आईजीजी एंटीबॉडी अटैक ऑन द आरबीसी एट द 37 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए हम इसको बोलते हैं वार्म एंटीबॉडी टाइप। कोल्ड एंटीबॉडी टाइप क्या होते हैं, कोल्ड एंटीबॉडी टाइप जो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है, ये यूजुअली कॉज किया जाता है आईजीएम के द्वारा। तो वार्म एंटीबॉडी टाइप आईजीजी के द्वारा और कोल्ड एंटीबॉडी टाइप आईजीएम के द्वारा। ठीक है, इसलिए, और ये कब होता है, कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया कब होता है, जब आपकी बॉडी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में एक्सपोज्ड है।
आप कहीं हिमालय पे रह रहे हैं या जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं जहां पे सर्दियों में टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो आपकी बॉडी अगर इस टेम्परेचर से एक्सपोज हो रही है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है, क्या होती है, ये जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है ये क्या करती है, आपकी आरबीसी पे अटैक करती है। तो आईजीएम कब करती है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे, और आईजीजी कब करती थी, 37 डिग्री सेल्सियस पे। इसको बोला गया वार्म एंटीबॉडी टाइप, इसको बोला कोल्ड एंटीबॉडी टाइप। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना, कोल्ड एंटीबॉडी टाइप ऑफ hemolytic anemia, autoimmune hemolytic anemia, usually caused by IgM, usually caused by IgM, but in some cases rarely caused by IgG। और IgG की वजह से अगर हो रहा है तो ये कब होगा, बिलो 37 डिग्री सेल्सियस। तो IgG का दो होता है, IgG का दो होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे है तो वार्म एंटीबॉडी टाइप ऑटो इम्यून ह्यूमोलिटिक एनीमिया, और लेस देन 37 पे है तो कोल्ड एंटीबॉडी टाइप ऑटो इम्यून ह्यूमोलिटिक एनीमिया। बात समझ में आ गई? मोटा मोटी बात बताऊं तो वार्म एंटीबॉडी टाइप आईजीजी, कोल्ड एंटीबॉडी टाइप आईजीएम यूजुअली, बट इन सम केसेस रेयरली आईजीजी also causes cold antibody autoimmune hemolytic anemia at a temperature below 37 डिग्री सेल्सियस। एक बात और इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने की है वो ये है कि जो आईजीएम वाला जो कोल्ड एंटीबॉडी टाइप ऑटोइम्यून ह्यूमोलिटिक एनीमिया होता है, इसको हम बोलते हैं कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज। क्या बोलते हैं, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज। और आईजीजी से अगर होता है कोल्ड एआईएचए तो हम इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। दोनों में क्या अंतर है अभी थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, नेक्स्ट में। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, आईजीएम की वजह से होता है कोल्ड एंटीबॉडी टाइप एआईएचए तो हम इसको बोलते हैं कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज, और आईजीजी की वजह से होता है जो कि रेयर है तो हम इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। दिस इज पीसीएच। चलो अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वार्म ऑटो इम्यून ह्यूमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, वार्म एआईएचए किसके द्वारा होगा, सिंपल सी बात है, एक ही है आईजीजी। टेम्परेचर क्या रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस, बात खत्म। आईजीजी के द्वारा होगा, मोस्ट कॉमन टाइप है, और किस टेम्परेचर पे होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो आपकी आरबीसी पे अटैक करेगी, और किस टेम्परेचर पे अटैक करेगी, 37 डिग्री सेल्सियस पे। अटैक क्यों करेगी, सिंपल सी बात है, टॉलरेंस खत्म हो गई है। क्या हो गई है, टॉलरेंस खत्म हो गई है। तो ये आईजीजी एंटीबॉडी आई, ये आपकी आरबीसी के पास आई, और इसने आरबीसी के सरफेस पे पी एंटीजन देखा, और इस पी एंटीजन से जाके चिपक गई। यूजुअली नहीं चिपकती क्योंकि टॉलरेंस शो करता था, लेकिन अब टॉलरेंस नहीं शो कर रहा है, अब दोस्ती प्यार खत्म। अब ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये आरबीसी के पी एंटीजन पे जाके बाइंड करेगी, और जब यही आरबीसी यही ब्लड सर्कुलेट करता हुआ स्प्लीन के पास पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, स्प्लीन के पास पहुंचेगा, तो स्प्लीन देखेगी कि ये आरबीसी तो एंटीबॉडी से कोटेड है, ये नॉर्मल आरबीसी नहीं है, ये आरबीसी थी, इस पे कौन चिपक गया है, एंटीबॉडी चिपक गई है। और जब यही ब्लड यही आरबीसी सर्कुलेट करके स्प्लीन तक पहुंचती है तो स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो कहती हैं कि ये आरबीसी नॉर्मल आरबीसी नहीं है, ये एंटीबॉडी कोटेड है। और एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी को देखते ही क्या करती हैं, मैक्रोफेजेस इनको एंगल्फ कर लेती हैं। तो एक तो कंसेप्ट ये है कि डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर लेंगी मैक्रोफेजेस। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि मैक्रोफेजेस क्या करेंगी, जितने पार्ट पे एंटीबॉडी अटैच है उतने पार्ट को खाती हैं। उसकी वजह से आरबीसी का जो शेप होता है, जैसे मान लो कि इस पार्ट पे एंटीबॉडी अटैच थी तो मैक्रोफेजेस आई, इतने पार्ट को खा गई। अब ये बचा हुआ जो पार्ट है ये कैसा हो जाता है, स्फेरोसाइटिक आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्फेरोसाइटिक आरबीसी भी क्या करती है, स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देती है। तो डायरेक्ट भी कर सकता है, इनडायरेक्ट भी कर सकता है। डायरेक्ट मतलब देखा कि इस पे एंटीबॉडी अटैक है, डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर पहले उस पार्ट को खा लिया, स्फेरोसाइटिक आरबीसी में कन्वर्ट किया, फिर स्फेरोसाइटिक आरबीसी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये आरबीसी डिस्ट्रॉय कहां हो रही है, स्प्लीन में। कहां हो रही है, स्प्लीन में। तो क्या कहलाया जाएगा, ये एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। क्या कहेंगे इसको, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। तो वार्म एंटीबॉडी टाइप ऑटो इम्यून ह्यूमोलिटिक एनीमिया में क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलता है। किन बीमारियों में देखने को मिलेगा, सीएलएल और एसएलई पेशेंट। ठीक है, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है, और एसएलई की पेशेंट।
अगर मान लो, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, अगर वार्म ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया और CLL दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं इवान सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? इवान सिंड्रोम। तो मैंने आपको बताया था वार्म AIHA किसमें देखने को मिलेगा, या तो CLL के पेशेंट में या SLE के पेशेंट में। लेकिन अगर ये CLL के पेशेंट में देखने को मिलता है तो हम इसको बोलते हैं इवांस सिंड्रोम। ठीक है, CLL क्या है? क्रोनिक ल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया। बात समझ आई? चलो अब नेक्स्ट टाइप। तो दो टाइप थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में हमने दो टाइप देखे थे, वार्म टाइप और एक कोल्ड टाइप। वार्म टाइप खत्म हो गया, अब आते हैं कोल्ड टाइप पे। किस बात है? कोल्ड टाइप। अच्छा, कोल्ड टाइप दो की वजह से होता था, या तो IgM की वजह से, तो यूजुअली तो यही होता है, यूजुअली तो इसी की वजह से होता है, कभी कभी रेयरली इसकी वजह से हो जाता है IgG की वजह से। यूजुअली किसकी वजह से होता है? IgM की वजह से। किस टेम्परेचर पे? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। तब इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज। क्या बोलते हैं? कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज। कभी कभी रेयरली, बहुत रेयरली IgG की वजह से भी हो जाता है। किस टेम्परेचर पे? लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस। तब इसको क्या बोलते हैं? तब इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। क्या बोलते हैं? पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। चलो इन दोनों को एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज किसके द्वारा होगा? अभी देख के आए हो ना, IgM के द्वारा होगा। IgM के द्वारा होगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? जब आपकी बॉडी एक्सपोज होगी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम पे क्या करेंगी? उस टाइम पे IgM एंटीबॉडी जो होंगी वो आपके RBC के आई एंटीजन पर अटैक करेंगी। ध्यान से सुनना, इससे पहले जो वार्म हीमोलिटिक एनीमिया जो था, वार्म ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया था, वहां पे P एंटीजन था। कहां पे? RBC के P एंटीजन पे। यहां और अटैक कौन कर रही थी? IgG। यहां क्या है कोल्ड वाले में? यहां पे आई एंटीजन है। क्या है? आई एंटीजन है। तो अटैक कौन कर रही है? IgM। ठीक है, तो कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज वाले में, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज वाले में क्या होता है कि RBC के सरफेस पे आई एंटीजन होता है। इस आई एंटीजन से कौन बाइंड हो रही है? IgM एंटीबॉडी बाइंड हो रही है। और किस टेम्परेचर पे? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, जब आपकी बॉडी एक्सपोज है इस टेम्परेचर से। ठीक है, अच्छा, इसके कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन एंटीबॉडी का क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, ये क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? प्रोटीन्स का एक सिस्टम होता है, प्रोटीन्स का एक सिस्टम होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है। क्या होती है? हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है, इनको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेट हो गई, ये है हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये एक्टिवेट हो गई। ये भी क्या करती है? इससे जाके बाइंड हो जाती है। तो पहले एंटीबॉडी जो थी वो एंटीजन के साथ बाउंड हुई, इन्होंने एक्टिवेट किया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो प्रोटीन थी वो खुद आके इनसे बाइंड हो गई। अब तीन लोग हो गए। कौन कौन तीन लोग? एक तो एंटीजन, कौन सा वाला? ये आई वाला। फिर एंटीबॉडी, कौन सी वाली? IgM वाली। और तीसरा का क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक है, इसकी ट्रिक है MIC। क्या है? MIC, माइक। M मतलब क्या है? IgM एंटीबॉडी। I का मतलब क्या है? आई एंटीजन। और C का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तीनों का क्या बन गया? ग्रुप बन गया, ट्रिपलेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है, ये जो RBC है, ये जो RBC है, इसके पास क्या है? एक ट्रिपलेट कॉम्प्लेक्स है। IgM एंटीबॉडी और क्या है? आई एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। इन तीनों को लेके ये RBC घूम रही है और ये सर्कुलेट करके किसके पास जाती है? लिवर के पास। लिवर देखता है कि ये तो एबनॉर्मल RBC है। कैसी है? एबनॉर्मल RBC है। और लिवर ऐसी RBC को क्या कर देता है? मैक्रोफेजेस की हेल्प से, कफर सेल की हेल्प से क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये बाहर जाके डिस्ट्रॉय हुई, ब्लड वेजल से बाहर जाके डिस्ट्रॉय हुई। कहां पे? लिवर में। इसलिए हमने क्या बोल दिया? एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। ध्यान से सुनो, इससे पहले जो आप वार्म टाइप पढ़ के आए हो, वहां डिस्ट्रक्शन कहां हुआ? स्प्लीन में। यहां डिस्ट्रक्शन कहां हो रहा है? लिवर में। कहां हो रहा है? लिवर में। कहां हो रहा है? लिवर। यहां डिस्ट्रक्शन कहां हो गया? लिवर में। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। बात समझ में आ रही है? एक सवाल आता है, जिन लोगों ने PNH पढ़ा है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, उनके लिए है ये बस, कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर यहां पे ये एक्टिवेट हो गया था तो ये ब्लड वेजल्स के अंदर ही क्यों नहीं तोड़ पाई थी इन RBC को? ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस RBC को डायरेक्ट क्यों नहीं तोड़ पाया था? ब्लड वेजल्स के अंदर नहीं तोड़ पाया था। जिन्होंने PNH पढ़ा है उनको समझ आएगा, क्योंकि RBC के पास दो गार्ड बैठे हैं, CD55 और CD59।
ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ये इस आरबीसी को डायरेक्टली इसलिए नहीं तोड़ पाती क्योंकि ये दोनों गार्ड बैठे हैं। ये आरबीसी जब लिवर में जाती है तो लिवर इस आरबीसी को देखता है कि ये एबनॉर्मल है, लिवर तोड़ता है, लिवर की मैक्रोफेज तोड़ती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डायरेक्ट नहीं तोड़ पा रही है इस आरबीसी को क्योंकि उसके पास दो गार्ड बैठे हैं, CD55 और CD59 तोड़ने नहीं देते। ये गार्ड एक बीमारी होती है पीएनएच जो हम डिस्कस किए थे पहले, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, उसमें ये गार्ड एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आरबीसी को जाकर डिस्ट्रॉय कर लेती है डायरेक्ट। बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे डिस्कस खत्म कर लिया, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज खत्म कर ली। अब हम बात करते हैं पीसीएच, पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया, पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया। अच्छा, मैंने क्या बताया था, कोल्ड ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है कोल्ड एंटीबॉडी टाइप वाला, ये दो तरह का होता है, ठीक है, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज और पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया। ये किसके द्वारा हुआ? आईजीएम के द्वारा। किस टेम्परेचर पे? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। ये किसके द्वारा होगा? बहुत रेयरली होता है, आईजीजी के द्वारा। और कब होगा? टेम्परेचर लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस, तो आईजीजी के द्वारा होगा, ठीक है। और आईजीजी क्या करेगी? हमारी आरबीसी पे ही अटैक करेगी, ठीक है, और हमारी जो एंटीबॉडी होंगी वो हमारी आरबीसी पे अटैक करेगी एट टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री सेल्सियस। एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो एंटीबॉडी होती है ना वो बहुत स्पेशल एंटीबॉडी होती है, और उन एंटीबॉडी का नाम है डोनाथ लैंडस्टीनर एंटीबॉडीज। स्पेशल क्यों है बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री सेल्सियस है, किसी भी इडियोपैथिक रीजन की वजह से टॉलरेंस लॉस हो गई। क्या हो गई? टॉलरेंस लॉस हो गई, दोस्ती खत्म हो गई। तो आईजीजी एंटीबॉडी है वो आएंगी आरबीसी के पास, और आईजीजी एंटीबॉडी जब आरबीसी के पास आती हैं तो कौन सा एंटीजन देखती हैं? पी एंटीजन। लेकिन ध्यान रखो, इससे पहले जो हमने पढ़ा है, आईजीएम अगर आती हैं तो वो देखती हैं आई एंटीजन, लेकिन आईजीजी जब आती हैं तो वो देखती है पी एंटीजन। तो आईजी एंटीबॉडी आई, टेम्परेचर लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस, पी एंटीजन को देखा, पी एंटीजन से जाके बाइंड हो गई। जब ये दोनों जाके आपस में बाइंड होती हैं तो क्या बनेगा? एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है, एक्टिवेट होकर ये क्या करता है? आरबीसी को ब्लड वेजल के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। आरबीसी को ब्लड वेजल के अंदर ही क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे जो हीमोलिसिस होती है वो होती है इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस, यानी कि आरबीसी ब्लड वेजल्स में टूट रही होंगी। अब एक सवाल आता है कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि ये आरबीसी जो है इसके पास CD55 और CD59 होते हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इसको तोड़ नहीं पाती, लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि तोड़ देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? दिमाग वाले बच्चों का खेल है, वही समझ पाएंगे। इससे जस्ट पीछे भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बन रहा था, अगर आपको ध्यान हो, यहां भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बन रहा था, लेकिन यहां पे ये तोड़ नहीं पा रहा था, लिवर में जाके टूट रही थी। लेकिन अगर मैं इस एंटीबॉडी की बात करूं, ये स्पेशल एंटीबॉडी इसलिए तो बोला था, डोनाथ लैंडस्टीनर एंटीबॉडी बहुत स्पेशल है। हाँ, बात सही है, CD55 CD59 गार्ड बैठे हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी इतना खतरनाक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती है कि इस आरबीसी को ब्लड वेजल के अंदर ही तोड़ देती है, इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस कॉज कर देती है। बात समझ में आई? जितने भी ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया होते हैं सब में एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होती है, एक्सेप्ट दिस स्पेशल वन, पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया। बहुत स्पेशल एंटीबॉडी बनती है, डोनाथ लैंडस्टीनर एंटीबॉडी इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस करा देती है। दैट्स व्हाई दिस वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके पढ़ते हैं तीनों को। हमने पढ़ा कि जो ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया था वो दो तरह का था, वार्म टाइप और कोल्ड टाइप। कोल्ड टाइप दो तरह का था, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज और पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया, ठीक है। वार्म वाले में क्या होता था? टॉलरेंस लॉस होती थी, भाई तो टॉलरेंस तो सब में लॉस होती है, और रीजन क्या है? इडियोपैथिक। अच्छा, और वार्म वाले में क्या होता है? जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो कहां जाके बाइंड होती थी? पी एंटीजन पे आरबीसी के, रिकॉल करो सारा, पी एंटीजन पे जाके बाइंड होती थी, और टेम्परेचर क्या रहता था? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। इन एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी जब कहां जाती थी? स्प्लीन में। कहां जाती थी? स्प्लीन में। तो स्प्लीन की मैक्रोफेजेस क्या करती थी? इनको डिस्ट्रॉय कर देती थी, और क्योंकि स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। बस समझ आई? अच्छा, आते हैं कोल्ड वाले पे। कोल्ड पे आते हैं सीएडी पे, कोल्ड एग्लूटिनेशन डिसीज। कौन करेगा? आईजीएम। आईजीएम किससे चिपकती है? आई एंटीजन से। यही डिफरेंस समझना है, आईजीजी पी एंटीजन से, आईजीएम आई एंटीजन से। यहां टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। यहां एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो किसको एक्टिवेट करेगा?
कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन खुद से जुड़ जाएगी, बना लेंगे तीनों मिलकर त्रिगुड, ट्रिपलेट बना लेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट बन गया। ये ट्रिपलेट ब्लड के थ्रू फ्लो होकर कहां जाएगा? लिवर में। लिवर की मैक्रोफेजेस को देखेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। डिस्ट्रक्शन कहां हुआ? लिवर में। क्या हो गया? एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। पीसीएच, पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, इसमें क्या होता है? ये रेयर होता है। कौन कॉज करता है? आईजीजी एंटीबॉडी। किस टेम्परेचर पे? लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस। एंटीजन कौन सा रहेगा? पी एंटीजन। आपका जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये किससे जाकर अटैच होंगी? पी एंटीजन से। क्या बनाएंगी? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। ये एक बहुत खतरनाक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या बनाएंगी? एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इतना खतरनाक होगा कि ये CD55 CD59 की केयर नहीं करेगा और आरबीसी को तोड़ देगा ब्लड वेजल्स के अंदर, और क्या होगी? इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होगी। यहां मैंने पीएनएच इसलिए लिखा है, मैं तुम्हें पीएनएच और पीसीएस में डिफरेंस दिखाना चाहता हूं। पीएनएच में CD55 CD59 एब्सेंट होते हैं, इसलिए आरबीसी टूटती है। यहां भाई प्रेजेंट होते हैं, यहां CD55 CD59 प्रेजेंट है, तब भी टूट रही है। और रीजन क्या है? रीजन है डोनाथ लैंडस्टीनर एंटीबॉडी इन दिस केस। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।